नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बल और आगे बढ़ने से पहले एक रुख सुर्खियों की तरफ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर 7 मई को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री आज यूपी के इटावा और धौरहरा में करेंगे जनसभा। रामलला के दर्शन और पूजन के बाद अयोध्या में होगा रोड शो। 24 की चुनौती में विपक्ष ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। राहुल गांधी की तेलंगाना के आदिलाबाद और महबूब नगर में रैलियां। सपा, बसपा और आरजेडी के दिग्गज भी कर रहे हैं जमकर प्रचार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना का तलाशी अभियान जारी। पुंछ में कल वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में एक जवान हुआ था शहीद। और खेल की खबरों में आईपीएल के पहले मैच में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगी टक्कर, तो दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स होंगे आमने सामने। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम थम जाएगा। इसी चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इन 93 सीटों पर मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। 10 सीटों में संबल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल हैं। सभी की नजरें समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी की सीट पर हैं। सपा ने यहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा। वहीं इस चरण में गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। इसके अलावा कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश में 9 सीट, छत्तीसगढ़ में 7, बिहार में 5 और असम और पश्चिम बंगाल में 4-4 सीटें। गोवा, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव में 2-2 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे चरणों के लिए प्रचार चरम पर है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री उम्मीदवारों के पक्ष में लगातार जन समर्थन जुटा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले यूपी के इटावा में जनसभा करेंगे। भाजपा ने यहां से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और मौजूदा भाजपा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया को फिर से मैदान में उतारा। इसके बाद प्रधानमंत्री सीतापुर पहुंचेंगे। यहां वो हरगांव स्थित लेगून फील्ड में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यहीं से प्रधानमंत्री एक साथ 4 लोकसभा क्षेत्रों सीतापुर, धौरहरा, खीरी और मिश्रक के मतदाताओं को विजयी संदेश देंगे। दिन के अंत में प्रधानमंत्री प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या में श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद एक रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं। इस दौरान वे रामलला के दर्शन भी करेंगे। आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम बार आ रहे हैं और साथ साथ चुनाव का माहौल चल रहा है। इसी चुनाव में रोड शो भी करेंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन में जो भी इनके सम्मान होता है उस प्रकार से दर्शन के अवधि में इनके सम्मान किया जाएगा और साथ ही साथ शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद दिया जाएगा कि रामलला के कृपा बनी रहे और इनके जो जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वो उद्देश्य पूर्ति हो और साथ साथ इनके जो रोड शो करेंगे वो भी जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उसकी पूर्ति हो। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि हम सभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण का काम 30 दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाए। हम सब प्रयासरत हैं कि पूरा मंदिर 30 दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाए।
चुनावी घमासान में सभी राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रैली करेंगे। अमित शाह आज एनडीए और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में 4 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। वे आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर लोकसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे और एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी प्रचार में भाग लेंगे। वहीं तेलंगाना में अमित शाह 3 चुनावी रैलियों में मतदाताओं को संबोधित करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की आदिलाबाद, निजामाबाद और मलकाजगिरी में चुनावी रैली है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा में प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। जेपी नड्डा राज्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। साथ ही राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी आज ओडिशा के कटक में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज राज्य में पार्टी के प्रचार अभियान को धार देंगे। वहीं सागर जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के पक्ष में जनता से वोट की अपील भी की जाएगी। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश का भविष्य सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार किया है। अगर अपना जो पारंपरिक सीट है, अगर आप वो छोड़ के कहीं और से लड़ रहे हो, तो ये तो स्वयं एक प्रश्न चिन्ह लोगों के दिमाग में तय करता है। मैं भी चुनाव हारा, पर मैं कहीं और से नहीं लड़ रहा हूं, मैं गुना से लड़ रहा हूं। लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना में चुनावी प्रचार करेंगे। राहुल गांधी तेलंगाना के आदिलाबाद और महबूबनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी सरकार को लाने के लिए प्रयागराज में किन्नर समाज ने एक वृहद यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में पूरे किन्नर समाज के लोग शामिल हुए। किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष और महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने कहा कि यज्ञ का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिले और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार इस देश की बागडोर को संभाले। इस मौके पर बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग और आम जनमानस भी मौजूद रहे। आज हम लोग पूरा किन्नर समाज के मिल के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके लिए हम लोग ने आज हवन पूजा किया, महायज्ञ किया। मोदी जी हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। विकसित भारत के लिए उनका जो पहल है, उनका जो सोच है, वो बहुत अच्छा है। किन्नर समाज हमेशा हंसिया के रूप में देखा गया, हमेशा किन्नर समाज को है के नज़र से देखा गया। हमारे प्रधानमंत्री ने मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत सारे योजना लेके आए, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, गरिमा गिरिया योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है। इस सारे में हमारे किन्नर, हमारे बच्चे लोग ने, हम लोग ने, सारे ने सुविधा मिला है। केंद्रीय मंत्री और पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मनसुख मंडाविया ने घर घर प्रचार किया है। इस दौरान लोगों ने मनसुख मंडाविया का स्वागत भी किया। कर्नाटक के बेंगलुरु उत्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शोभा करंदलाजे ने घर घर जाकर चुनावी प्रचार किया। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी के बावजूद मतदान प्रतिशत अच्छा बना रहे, इसे लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी बढ़ाने के लिए गांवों में स्वीप कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दक्षिण भारत राज्य कर्नाटक के धारवाड़ जिले के अन्नीगेरी गांव में 6ठी शताब्दी का प्राचीन शैव मंदिर देवता की पूजा करने के लिए पारंपरिक दिए या मिट्टी के दीपक जलाने के लिए जाना जाता है। इसके प्रांगण के ठीक बाहर जगमगा रही ये रोशनी किसी पूजा कार्यक्रम के तहत नहीं है, बल्कि मंदिर प्रांगण को रोशन करने वाले ये लोग निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं।
इसका उद्देश्य मतदाताओं को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके वोट के महत्व के बारे में बताना है। वहीं अन्नीगेरी से कुछ ही किलोमीटर दूर गांव के तालाब से गाद निकालने वाले इन श्रमिकों को सुबह सुबह एक सुखद अनुभव हुआ। स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया। उमा चागी गांव की पहचान कम मतदान वाले गांव के रूप में की गई है और इस प्रयास का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसान अपने वोट की ताकत को समझे और 7 मई को मतदान में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में आए। चमकीले फूलों की पंखुड़ियों और अन्य रंगों के साथ बनी ये रंगोली कन्नड़ भाषा में कहती है, मतदान केंद्र की ओर हमारा चलना। This village has low voter turnout in the polling booth here in the village. So to address that, we have planned a sweep activity to create awareness about what is the support system, what are the facilities in the polling booth and why they should vote. So we are educating them and motivating them to go and vote on 7th May, which is the Lok Sabha elections here in Dharwad. सूखे की स्थिति से जूझ रहे ग्रामीण क्षेत्र में गर्म मौसम और कम वर्षा से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं रंगीन चित्रण उन्हें बता रहा है कि मतदान लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और उनका वोट निश्चित रूप से जीवन में रंग भर सकता है। हर वो छोटा कदम जो देश में मतदान की प्रतिशत को बढ़ाए, उसमें इजाफा करे, वो लोकतंत्र के लिए एक बेहद अहम कदम माना जाएगा। इसी तरह के कदम, इसी तरह की पहल कहीं ना कहीं लोगों में आत्मविश्वास जगाती हैं कि वो जाकर अपना मतदान कर सकते हैं। उनमें ये विश्वास जगाती हैं कि उनका मत बेहद कीमती है। रंगोली आम तौर पर घर की चौखट पर मेहमानों के स्वागत के लिए बनाई जाती है और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये रंगोली भी इन तमाम गांव वालों का स्वागत करेगी जब ये अपने घरों से निकलेंगे 7 मई को, मतदान केंद्रों तक जाएंगे और मतदान में हिस्सा लेंगे। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ रवि धीमान, डीडी न्यूज़, धारवाड़। तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट से बीआरएस उम्मीदवार थिगुल्ला पद्माराव ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। आम चुनाव के चौथे चरण में तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को मतदान होना है। ऐसे में प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जीत की अपील कर रहे हैं। 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की जिन 9 सीटों पर मतदान होना है, उनमें मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल माने जाने वाली गुना लोकसभा सीट भी शामिल है। गुना लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से कांग्रेस में आए यादवेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया। आइए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट में जानते हैं इस सीट के सियासी समीकरण को लेकर। मध्य प्रदेश के मालवा चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला गुना संसदीय क्षेत्र प्रदेश के उन चुनिंदा इलाकों में शामिल है जो कई विविधताएं खुद में समेटे हुए है। ये क्षेत्र मालवा का स्वाद महसूस कराता है तो चंबल के तेवर भी जीता है। बुंदेलखंड की तहजीब भी यहाँ देखने को मिलती है तो राजस्थान के खान पान और पहनावे की झलक भी यहाँ आसानी से देखी जा सकती है। बात करें गुना लोकसभा सीट के इतिहास की तो लगभग पूरे कालखंड में यहाँ ग्वालियर राजघराने के सिंधिया राज परिवार का ही वर्चस्व रहा है। गुना लोकसभा सीट का सिंधिया राजघराने की 3 पीढ़ियों ने प्रतिनिधित्व किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस की टिकट पर हार का मुंह देखना पड़ा। एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के टिकट से यहाँ पर मैदान में है। वहीं उनके सामने कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह यादव यहाँ पर मैदान में है, जो कि कुछ समय पहले बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा की ओर से मैदान में हैं। परिवार की विरासत, क्षेत्र में किए गए विकास कार्य और मोदी की गारंटी को लेकर सिंधिया अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। मोदी जी देश को बढ़ा रहे हैं, नए यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। 11वीं आर्थिक महाशक्ति के रूप से आज 5वीं बड़ी बन गई है, तीसरी वाली बड़ी बनने वाली है। ये कांग्रेस गड्ढे में इस देश को ले जाना चाहती है। उधर कांग्रेस ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा से आए यादवेंद्र सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। इलाके में यादव वोटर्स की बड़ी संख्या को देखते हुए कांग्रेस इस बार भी उलटफेर की ओर देख रही है। वहीं यादवेंद्र लोगों की नाराजगी, बेरोजगारी और विकास की अनदेखी को लेकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। किसानों के लिए जो मुझसे हो सकेगा, जो तालाबों की बात हो या नहरों की बात हो, जो इस क्षेत्र के लिए हो सकेगा किसानों के लिए,
पहली प्राथमिकता पर हमारे किसान रहेंगे, दूसरा हमारे युवा और बेरोजगार रहेंगे। हमारे क्षेत्र के युवाओं को दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में काम के लिए पलायन ना करना पड़े। तो हमारे क्षेत्र में हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं को यहीं पर घर में रहते हुए रोजगार मिल सके, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ इलाके के मतदाता भी यहाँ किए गए विकास कार्यों के साथ ही मोदी की गारंटी पर ही अपना मन बनाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कई लोगों का कहना है कि इलाके में अभी भी कई काम किए जाने बाकी हैं। गुना के लोगों के मन में तो एक राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था, वो सॉल्व हो गया। और चूंकि गुना एक बीजेपी का गढ़ रहा है और इसमें इसी गढ़ के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिया है, तो मेरे हिसाब से तो उन्हीं के पक्ष में ज़्यादा माहौल चल रहा है। ये इस बार कांग्रेस जीत सकती है यहाँ से, क्यों उन्होंने कुछ कराया नहीं है, जो पहले सांसद थे उनने। अब ये जो दूसरे बनेंगे उनको देखेंगे। गुना में इस बार कमल का फूल खिलेगा और बहुत प्रचंड बहुमत से खिलेगा और सभी जनता बहुत खुश है। गरीब जनता के लिए राशन भी है, कुटीर है, आवास सभी है, किसान के लिए सम्मान निधि है। टक्कर का मुकाबला है। अब की आर सिंधिया जी जो खड़े हुए हैं, हमने विकास का कार्य किया है, विकास हुआ है, बीजेपी वालों ने विकास किया है। अब बात करें गुना संसदीय क्षेत्र की तो यहाँ 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें गुना, बमोरी, अशोकनगर, मूंगावली, चंदेरी, शिवपुरी, कोलारस और पिछोर शामिल है। इस सीट के लोकसभा इतिहास पर नजर डालें तो सिंधिया राजघराने का ही दबदबा देखने को मिला है। 1957 में गुना लोकसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से विजयाराजे सिंधिया ने जीत हासिल की। वहीं 1962 में इस सीट से कांग्रेस के राम सहाय पांडे सांसद चुने गए। इसके बाद 1967 में स्वतंत्रता पार्टी की ओर से विजयाराजे सिंधिया कांग्रेस के डीके यादव को शिकस्त देकर सांसद बनी। इसके अलावा 1971 में विजयाराजे के बेटे माधवराव सिंधिया मैदान में उतरे और जनसंघ के टिकट पर यहां से जीत हासिल की। माधवराव सिंधिया 1977 के चुनाव में निर्दलीय निर्वाचित हुए। इसके बाद माधवराव सिंधिया ने 1980 में कांग्रेस के टिकट पर यहां से लड़ते हुए जीत हासिल की। 1984 के चुनाव में कांग्रेस के महेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की। वहीं 1989 से लेकर 1998 तक भाजपा के विजयाराजे सिंधिया ने यहां जीत का परचम लहराया। 1999 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता माधवराव सिंधिया ने यहां से जीत दर्ज की। इसके बाद 2002 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सीट से जीत हासिल की। वहीं 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर भाजपा के केपी यादव सांसद चुने गए। गुना लोकसभा सीट से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और 24 की चुनौती में खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चले। ठीक है दादा। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद का स्वागत। और अब खबरों को बढ़ाते हैं आगे। प्रधानमंत्री ने बीती शाम कानपुर में अपने भव्य रोड शो की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की। इस रोड शो के दौरान भारी जन सैलाब उमड़ा और लोगों का जबरदस्त उत्साह देखा गया। तो लोगों का हुजूम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए यहाँ तैयार है और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। प्रधानमंत्री के रोड शो की झलकियां हैं। ये रोड शो कल हुआ और आप देख सकते हैं किस तरह से फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। जबरदस्त उत्साह लोगों में प्रधानमंत्री को देखने का आप देख सकते हैं।
और 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है अब। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतनी कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है उसको वोट देने के लिए धूप छाँव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय सेना के जवानों द्वारा कड़ी सुरक्षा जांच की जा रही है। डीआईजी, एसएसपी, जीओसी समेत अन्य आधिकारिक क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पुंछ के कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाला। कल वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हुआ और 4 जवान जख्मी हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बीच सूरत क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने देश के कई बड़े हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रच रहे मौलवी को गिरफ्तार किया। पुलिस की इस गिरफ्तारी के बाद देश के कई बड़े हिंदू नेताओं की हत्या की प्लानिंग करने और कई देशों में घातक हथियार का ऑर्डर देने का खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई लोगों के संपर्क में था, जिसके साथ मिलकर वो हत्या करने की साजिश रच रहा था। चौक बाजार एरिया है सूरत सिटी में, वहां से इसको पकड़ा, जो डिटेन किया। उसके बाद तुरंत इसके मोबाइल वगैरह सब चेक किया गया, तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें निकली मोबाइल से, जिसके अंदर ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ, नेपाल के कुछ लोगों के साथ ये कंटिन्यूअसली चैटिंग करता था और सोशल मीडिया के अलग अलग ऐप के द्वारा ये बातें करता था। इसमें पूरी जो डिटेल्स हम लोगों ने निकाली, उस डिटेल में इसने यहाँ पे एक हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मिस्टर उपदेश राणा, इनको ऑलरेडी पहले भी धमकियां दी जा चुकी हैं और उनको टारगेट करने का पहले इसका वो प्लान था, विद फोटोग्राफ्स वगैरह पूरी डिटेल के साथ इसने सब रेकी भी हो गई थी। तो उसके बाद इसने वेपन की जो डिमांड किया, तो पाकिस्तान से इसको बोला भी कि जल्दी आपको जो हम वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं, और 1 करोड़ रुपए का भी इन्होंने ऐसी बातें किया कि जितने इनके फर्दर टारगेट्स हैं उसको मारने के लिए 1 करोड़ रुपया की व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। जो है बात चारधाम यात्रा की, जिसे लेकर उत्तराखंड सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने के लिए मुख्य सेवक 10 मई तक यात्रियों के लिए भंडारे की व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 250 सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 10 मई को बाबा श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने यात्रियों से वाहन चालकों को लेकर विशेष रूप से आग्रह किया कि पर्वतीय रास्तों पर यात्रा करने वाले चालकों को चारधाम के लिए साथ लाएं। जिस तरह से अलग अलग धाम में भीड़ आने का अनुमान है, उसी अनुपात में हम लोग पुलिस बल की वहाँ पे तैनाती कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आती है कि जो अधिकांश यात्री और वाहन बाहर से आते हैं, उनको हिल ड्राइविंग का अनुभव नहीं होता, तो उसकी रोकथाम के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने चेक पॉइंट्स बनाए हैं और हिल ड्राइविंग का टेस्ट लेके वो गाड़ियों को आगे भेजने का प्रावधान है। लेकिन निश्चित रूप से गाड़ियों की संख्या इतनी रहती है कि हर एक का इस तरह से टेस्ट कर पाना ऋषिकेश में या जो हमारे एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे संभव नहीं है। तो इसमें मैं ज़रूर सभी तीर्थयात्रियों से अपील करूँगा जो अपने निजी वाहनों से आ रहे हैं या बसें चार्टर करके आ रहे हैं या टेम्पो ट्रैवलर्स के माध्यम से आ रहे हैं, कि वो ड्राइवर हिल्स में गाड़ी चलाने के लिए सक्षम है या नहीं, उसको उस बात की ट्रेनिंग है या नहीं। भारत और भूटान के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में राजदूत सुधाकर दलेला, भूटान के अधिकारी दाशो ताश्री वांगमो और जेएस नॉर्थ अनुराग श्रीवास्तव मौजूद रहे।
बैठक में अधिकारियों के साथ प्रगति कार्यों को लेकर बातचीत करने के साथ ही व्यापार और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि बैठक भूटान के शहर फुएंत शोलिंग और भारत के शहर जयगांव की सीमा पार व्यापार के लिए बुनियादी ढांचे की समीक्षा को लेकर की गई है। आईफोन निर्माता एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने भारत में कंपनी के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की है। कंपनी ने मार्च 2024 की समाप्त तिमाही में भारत में रेवेन्यू का नया रिकॉर्ड बनाया। टिम कुक ने कहा कि वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के लिए भारत सबसे ज्यादा पसंदीदा बाजार है। उन्होंने कहा कि मैं भारत को अविश्वसनीय रूप से रोमांचक बाजार के रूप में देखता हूं और ये हमारे लिए एक प्रमुख फोकस का क्षेत्र है। कुक ने कहा कि भारत में प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उत्पादन भारत में ही किया जाए। वैश्विक राजनीतिक बदलावों को देखते हुए और इसी के बीच भारत वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।